जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मेराज आप लोगों की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि आपको स्लाइड में दिख रही है, NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कौमी पॉलिसी बराए तालीम 2020। देखिए, एक ऐसा टॉपिक है, आपका टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इसमें से भर भर करके यानी बहुत ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं। इसको मैंने पूरा खंगाल करके पढ़ा है, एक एक लफ्ज़ पढ़ करके उसमें से जो पॉइंट बनते हैं यानी जिनसे आपके सवालात पूछे जाते हैं उनको मैंने उसमें से इकट्ठा किया है। जैसे शहद की मक्खी है, फूल पे बैठ करके शहद निकालती है, इस तरह से मैंने इसको निकाला है आप लोगों के लिए, ताकि और इसको मैं पेश करूँगा उर्दू मीडियम में, क्योंकि बहुत से हमारे तलबा जो उर्दू मीडियम के हैं उनके लिए इस तरह की वीडियो बहुत कम मिलती हैं। ये आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा एक दस्तावेज़ है, ठीक है, कई पेजों में एक बुकलेट है, आप उसको पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। उसमें से मैंने पॉइंट को निकाला है। और जैसे कि ये दस्तावेज़ का जो टाइटल कवर है जो कि आपको स्लाइड में दिख ही रहा है, फिर इसमें सारे को हर एक टॉपिक को मैंने स्लाइड की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में आपके लिए जमा किया है, ताकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, सीटेट का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसी तरह आप देखेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट में आप लैंग्वेज पंडित उर्दू है, इसी तरह TS DSC का एग्ज़ाम है, फिर बिहार में आप जाएंगे BPSC का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अभी थर्ड फेज़ हुआ है, सुनने में आ रहा है कि कैंसिल हो गया, दोबारा फिर होगा। आप DSSB का फॉर्म भरे हुए हैं, उसमें भी भरपूर सवालात इससे आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारे सामने दिक्कतें आती है कि हम इंग्लिश सही से समझ नहीं पाते, इसलिए इस पॉलिसी में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में सही से हम समझ नहीं पाते हैं। तो हर एक टॉपिक को हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, आप लोग इसमें बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, सारे टॉपिक को मैंने इकट्ठा किया है, जो उसमें से फालतू चीज़ है उसको निकाल दिया है, और इसके बाद अगर इंशाल्लाह आप लोगों का कमेंट ठीक ठाक रहा तो इस पे जो सवालात बनते हैं तकरीबन 40-50 सवालात को भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा, ठीक है, ताकि इससे कोई भी सवाल आए तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाए, उसको आप सही से हल करके आएँ। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको इस पॉलिसी को जानना भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला सवाल जो आप लोगों का बनता है कि इस पॉलिसी को किस कमेटी ने पेश किया है। जैसे आप देखेंगे कोठारी कमीशन ने, कोठारी यानी दौलत सिंह कोठारी का नाम हम याद रखते हैं। तो ये जो नई पॉलिसी है इसको किसने बनाया है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा है, इसके चेयरपर्सन कौन थे, ये हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, जैसा कि तस्वीर में आपको दिख रहा है। ये इसरो के चेयरमैन थे, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में किसी यूनिवर्सिटी के VC भी बनाया गया, यानी वाइस चांसलर भी बने हैं। इन्होंने इसको पेश किया। ये सब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इनका नाम आप याद रखिएगा, इससे सवालात आ सकते हैं कि इसको ड्राफ्ट किसने किया, यानी इस पॉलिसी को किसने बनाया है, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, इसके सदर कौन थे, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन या रंजन, जो भी याद है आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम गुज़िश्ता पॉलिसियों पर एक नज़र डालते हैं, प्रीवियस पॉलिसी कौन कौन सी है। देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने से ही एजुकेशन पे पॉलिसियाँ बनती रही हैं, लेकिन सबसे आखिरी पॉलिसी जो आज़ादी के बाद बनी थी
वो थी 1986 में, 1986 में बनी थी, यानी NPE यानी नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन 1986, यानी राजीव गांधी की हुकूमत थी, उनके दौर में इसको लाया गया था। फिर इसमें रिफॉर्म करके 1992 यानी 1992 करके इसको लाया गया था। इसको आप देखेंगे तब से यानी 1986 से अब तक यानी 2020 तक कोई नई पॉलिसी नहीं आई। बीच में 2009 में आपका क्या आया, RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। ठीक है, तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि इससे पहले पॉलिसी कब आई थी, इसको याद रखिएगा 1986 में आई थी। तो दोनों के बीच में गैप आप निकालेंगे 2020 तक, तो ये 33 साल हो गए। 33 साल बाद ये पॉलिसी बनी है। ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितने साल बाद आई है, तो 33 साल। ठीक है, बस इसमें यही पॉइंट है। आगे स्लाइड पे चलते हैं। आगे है कि इस पॉलिसी के कुछ उसूल हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, सिद्धांत। हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, इसलिए उसकी जो टर्मिनोलॉजी है मैं हिंदी में भी बताता चलूँगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पॉलिसी यानी इस पॉलिसी के सिद्धांत यानी उसूल क्या क्या हैं, एक नज़र इन उसूलों पर डालते हैं, क्योंकि उसूलों से सवालात आपके बनते हैं। क्या है, तालीमी निज़ाम का नस्बुल आइन बेहतर इंसान पैदा करना, यानी इसका मकसद ये है कि हम एक अच्छे इंसान बन सकें। देखिए, कोई भी एजुकेशन का मकसद ये नहीं होता कि हमें नौकरी मिल जाए, बल्कि है हम एक अच्छे इंसान बन सकें, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हमारे पास इल्म होगा, एजुकेशन होगा, तभी हम अच्छे इंसान बन सकेंगे। ठीक है, जो माकूल फ़िक्र व अमल के हामिल हों। माकूल फ़िक्र यानी जो कुछ सोच सकें वो लॉजिकली सोच सकें। ठीक है, और अमल यानी उस पर प्रैक्टिस यानी उस पर अमल कर सकें, जिसमें हमदर्दी और रहमदिली का जज्बा हो। ऐसे हम सिटीज़न बने, ऐसे शहरी बने, हमारे अंदर हमदर्दी भी रहे, दूसरे को देख करके हम हमदर्द रहें, रहमदिली भी हमारे अंदर इसका जज्बा पैदा हो। साइंसी रुझान, जो भी चीज़ हम देखें साइंस के नज़रिए से देखें। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया आप उसको मान लिया। ठीक है, जो भी हम साइंटिफिकली उसको सोच सकें। और इसी के साथ क्या है, तख्लीकी मिजाज, जो भी है क्रिएटिव माइंड रखें, यानी कोई भी नई चीज़ हम बनाने की कोशिश करें, कोई भी चीज़ लीक से हटकर सोचें। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। अगर एक किसी चीज़ का कोई नया इस्तेमाल है, उसमें आप नई चीज़ ले आएँ, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी तख्लीकी मिजाज हो जाएगा। ठीक है, और जो बेहतर अखलाक और अक़दार के मालिक हों। हमें ऐसी चीज़ पेश करना है कि बच्चे क्या हों, बेहतर अखलाक यानी उनका अखलाक यानी मोरल डेवलपमेंट भी हो, इसी के साथ अक़दार यानी कि वैल्यू भी अच्छी होनी चाहिए। उसका मकसद मसरूफ़ कार, तख्लीकी और मुआविन बाशिंदे पैदा करना, यानी आप मददगार बाशिंदे पैदा हों, ताकि हमारे आइन या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दस्तूर में मज़कूर एक मुनसिफ़ाना यानी हम क्या हैं, सोशल, उसके प्रियम्बल देखेंगे, उसमें कुछ लिखा है ना, सोशल बने, दाखिलियत पर मामूर मुतनव्वे मुआशरे की तामीर किया जा सकते। आपको पता है हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब के लोग, अलग अलग ज़ुबान बोलने वाले लोग रहते हैं। हम सबके साथ मिलजुल कर रह सकें, ऐसे शहरी बनाना है इस पॉलिसी का सिद्धांत, इसका उसूल यानी इसका प्रिंसिपल्स है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ उसके बुनियादी उसूल यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं। ठीक है, बुनियादी सिद्धांत क्या हैं, देखिए एक नज़र हम देख लेते हैं। हर तालिब इल्म की सलाहियतों को फ़र्दन पहचानना, शुरू ही से यानी 3 साल से हम बच्चों की सलाहियत को पहचानेंगे और इन खुसूसियात को फ़रोग़ देना, यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट। सिर्फ बच्चा यानी पेन और कापी में अच्छा है, सिर्फ लिखना अच्छा जानता, इसमें नहीं। क्या बच्चा खेल अच्छा रहा है, क्या बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, या कोई और ऐसी एक्टिविटीज़ है, या गाने में अच्छा है, तो जो उसकी सलाहियत है उसको पहचान करके उसको निखारा जाएगा। इस काम में असातिज़ा और वालिदैन यानी टीचर और उसी के साथ पेरेंट्स दोनों मिलकर तालिब इल्म की तदरीसी और गैर तदरीसी यानी करिकुलर और को करिकुलर
ठीक है। यानी स्कूलेस्टिक को स्कूलेस्टिक हमागीर सलाहियतों की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। ये इसका बुनियादी उसूल है। आगे क्या है, तीसरी जमात तक तमाम तलबा की ख्वादगी और आदादी सलाहियतों के हुसूल को अव्वलीन तरजीह देना, यानी दर्जा 3 तक पहुँचते पहुँचते कोई भी चीज़ उसको दिया जाए, इस काबिल हो जाए कि उसको पढ़ सके। और आदात यानी थोड़ा जोड़ घटाओ, यानी कहीं दुकान पे कुछ चीज़ लेने गया है तो जोड़ ले कि इतना दिया तो इतना बचा, कितना हमें जो है कस्टमर यानी कितना जो है ग्राहक कितना हमको मिलेगा, कितना हम दुकानदार को देंगे, ये सब जान सके। कितना, दर्जा 3 तक का बच्चा। इस तरह का सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा लचक, ताकि इल्म के यानी तालिब इल्म अपनी सलाहियतों के मुताबिक प्रोग्राम, ठीक है, और रफ्तार का तयन कर सकें। जो भी सिलेबस बनेगा, जो भी करिकुलम बनेगा, जो भी निसाब बनेगा, उसमें लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, ताकि अपने एतबार से अपना प्लान बना सकें और अपनी सलाहियतों और दिलचस्पी के मुताबिक ज़िंदगी की राहों का इंतखाब कर सकें। यानी बच्चा प्राइमरी स्कूल, कम से कम मिडिल स्कूल तक पहुँचते पहुँचते कोई एक हुनर लेकर निकलेगा, ताकि अगर वो ड्रॉप आउट होता है आठ यानी 8वीं जमात पढ़ करके, तो उसके अंदर कोई स्किल हो, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, आत्मनिर्भर बन सके, अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजार सके, ठीक है। किसी का मुताज ना हो, किसी के ऊपर मुनहसिर ना हो। आगे क्या है, आर्ट और साइंस में निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में पेशा वाराना और इल्मी शोबों वगैरह में अक्सर तफरीक नहीं होनी चाहिए, ताकि तालीम के मुख्तलिफ शोबों में माबैन मुज़िर हद बंदियों को रफ़ा किया जाए। आप समझ, आजकल देख रहे हैं क्या है, दर्जा 10th यानी 10वीं जमात के बाद जो बच्चा साइंस साइड पढ़ने लगता है, लोग उसको अच्छा समझते हैं। अगर कोई आर्ट साइंस ले ले, यानी सोशल साइंस ले ले, या कोई ज़ुबान पढ़े, तो लोग कहते हैं इसका दिमाग कमज़ोर है, ठीक है। इस तरह की जो सोच है इसको कम किया जाएगा, फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। बच्चा कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहे ले सकता है, ठीक है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट ज़रूरी यानी कंपलसरी बनाए जाएंगे, ताकि बच्चा पढ़ने के बाद कोई स्किल लेकर निकले, ठीक है। ये हदबंदी यानी हम साइंस साइड के हैं, तुम आर्ट साइड के हो, इन सबको ख़त्म किया जाएगा। क्या है, मुख्तलिफ शोबों पर मबनी इस दुनिया के लिए साइंस व सोशल साइंस, आर्ट्स, इंसानियत और खेल कूद में कसीर जहती और मुकम्मल तालीम फ़राहम की जानी चाहिए, ताकि तालिब इल्म हर किस्म की मालूमात के इल्म से फैज़याब हो सके। उसको साइंस भी पढ़ाया जाएगा, सोशल साइंस भी, इंसानियत यानी ह्यूमैनिटीज़ भी पढ़ाई जाएगी, खेल कूद भी कराया जाएगा, ताकि उसमें भी अपना करियर बना सकें, ठीक है। आगे क्या है, ज़ोर बुनियाद को समझने पर दिया जाना चाहिए, ना कि रटने और इम्तिहान पास करने पर। इससे पहले NCF 2005 जो आया था वो भी कह रहा था, यानी रट्टाफिकेशन, बच्चा कोई चीज़ रट के सीखे, इसको एकदम हटा देना चाहिए, बल्कि जो भी चीज़ समझे लर्निंग बाय डूइंग हो, बच्चा करके सीखे, ठीक है। जब वो एक्टिविटी करके यानी हरकत करके खुद अमल करके सीखेगा, वो चीज़ उसके लिए दायमी होगी, ठीक है। आगे क्या है, कुछ और उसूल हैं जो मैंने आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल बेन ही यही सब बातें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। मंतकी फ़ैसला साजी और इख्तरा के लिए तनकीदी और तख्लीकी अक़दार की हौसला अफजाई, यानी बच्चा अगर कोई नई चीज़ क्रिएट कर दे, ठीक है, और कोई तनकीदी सोच रखता है, किसी चीज़ के बारे में सवाल करता है, ठीक है, और तख्लीकी अक़दार, जो भी चीज़ यानी नई चीज़ बनाने की कोशिश करता है, कोई भी चीज़ हल करेगा नए तरीके से हल करता है, तो अगर ऐसा बच्चा कोई काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करेंगे, ताकि रीइंफोर्समेंट हो सके, ठीक है। आगे है अखलाकी इंसानी आइनी अक़दार, मसलन हमदर्दी, दूसरों का एहतराम, सफाई, आदाब, जमहूरी जज्बा, खिदमत करने का रुझान, सरकारी अमलाक यानी सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका एहतराम, साइंसी मिजाज, खुद मुख्तारी यानी सेल्फ डिपेंड हो सके, ज़िम्मेदारी का एहसास, तनव्वु नो यानी हम मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चर सोसाइटी में रहते हैं, उसमें एडजस्ट हो सके, ठीक है, और मुसावात और इंसाफ, ये सब खूबी उसके अंदर पाई जाए, ऐसा शहरी बनाना है। कसीर लसानी रुझान का फ़रोग, मल्टीलिंगुअलिज़म को फ़रोग दिया जाएगा, यानी एक क्लास में बच्चा कोई पंजाबी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई जो है
तमिल बोलता है या कोई बांग्ला बोलता है, सबका रिस्पेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और दरसो तदरीस में ज़ुबान की ताकत का एहसास, यानी प्राइमरी लेवल इसी तरह मिडिल लेवल तक तालीम का जो ज़रिया होगा, मीडियम क्या होगा, उनकी मादरी ज़ुबान या इलाक़ाई ज़ुबान होगी, ठीक है। ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़रूरी हुनर मसलन बोलचाल, ताउन, टीम के साथ काम करना, तहम्मुल, इन सब चीज़ों को डेवलप किया जाएगा। बच्चा कम्युनिकेशन कर सके ताकि उसको जॉब मिल सके, यानी अपनी माफ़ी ज़मीर को किस तरह से अदा करेगा, ताउन यानी कोऑपरेशन का जज्बा हो सके, टीम यानी ग्रुप में अगर उसको दिया जाए तो काम कर सके, नहीं कि ग्रुप में जाते ही झगड़ जाए, लड़ाई कर ले, ऐसा नहीं। तहम्मुल यानी उसके अंदर सब्र का जज्बा हो, यानी धैर्य का जज्बा हो, यानी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत हो सके। इल्म की जांच के लिए तहरीरी कारकर्दगी या समेटिव के बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट को रखा जाएगा। आपको पता है इससे पहले समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो साल के आखिर में होता है, फाइनल एग्ज़ाम, उसके बाद रिजल्ट मिलता है, बच्चा आखिरी जमात में प्रमोट हो जाता है। फॉर्मेटिव जिसको आप तश्कीली जांच कहते हैं, जैसे आपने एक यूनिट पढ़ाया, उसके बाद बच्चे का इम्तिहान लिया, आपने इम्तिहान लेने के बाद आपको पता चला कि कोई कंसेप्ट है बच्चा नहीं समझ सका, आप दोबारा पढ़ा सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी बीच बीच में यूनिट टेस्ट लिया जाएगा, यानी टेस्ट को यानी नंबरात को बांटा जाएगा, आखिर में फाइनल एग्ज़ाम होगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट पर जोर दिया जाएगा ताकि बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सके, उसके बाद फिर रिमेडियल टीचिंग की यानी मुआलजाती जो तालीम है उसको दिया जा सके, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ और उसूल हैं। दरस तदरीस में टेक्नोलॉजी का वसी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ठीक है, सदी चल रही है 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल से सारी चीज़ें हो रही है। आज टेक्नोलॉजी ही का ज़माना है कि मैं आपके सामने बैठ कर के पढ़ा रहा हूँ, आप दूर दूर से देख रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया से आप देख सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी है। फिर मेरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो क्या ये भी टेक्नोलॉजी है। तो आजकल कंप्यूटर, स्मार्ट क्लासरूम, आप मोबाइल से और कोई भी चीज़ किस तरह से पढ़ सकते हैं, यानी टेक्नोलॉजी किस तरह से आप यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, इस पर भी जोर दिया जाएगा, ठीक है। लिसानी रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए, ठीक है। दोबांग माजूर यानी डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, यानी जो माजूर तालिब इल्म हैं, उनको भी क्लास में शामिल किया जाएगा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी शमूलियाती तालीम की बात की जाएगी, यानी उनको भी उनके एतबार से क्लासरूम डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। तालीमी मनसूबाबंदी और इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। हर तरह के निसाब, दरस व तदरीस पॉलिसी में तनव्वु कोई भी हो उसमें थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो, तनव्वु यानी अलग अलग चीज़ें, हर चीज़ पाई जाए मतलब जो भी सलेबस बना, जैसे आप उर्दू, मान लो उर्दू की किताब आप एक सलेबस यानी टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, उसमें हर तरह के हों, यानी कुछ अखलाक के सबक हों, कुछ आप माहौलियात के सबक हों, कुछ ऐसे हैं जो साइंस से रिलेटेड सबक हों, इस तरह का सलेबस बनाया जाएगा, ठीक है। और इलाका से मुतालिक मवाद का एहतराम, यानी जो भी उसमें मिसालें दी जाएंगी, बच्चा उसको अपने एनवायरनमेंट में आसपास में उसको देख रहा हो, ठीक है, और ये जहन में रखना चाहिए। यानी आप पढ़ा रहे हैं अमेरिका और लंदन की मिसाल देंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा, ठीक है। तालीम ऐसा शोबा है जो मरकज़ और रियासतों के मुश्तरका इख्तियारात में शामिल है, ठीक है। तमाम तालीमी फ़ैसलों में मुकम्मल इंसाफ, दाखिलियत पर जोर दिया जाना चाहिए ताकि निज़ाम तालीम में तमाम तलबा मुसावी तौर पर मुस्तफ़ीज़ हो सके, यानी जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी क्लास में सबको, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, जो भी बच्चा अलग अलग, कोई डिफरेंटली एबल है, कोई माजूर है, कोई छोटा है, उसके एतबार से आप अपना TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल में अपने पढ़ाने के जो मेथड हैं, स्ट्रेटजी हैं, आपकी जो रणनीति है, उसमें टेक्निक है, उसमें आप तब्दीली करेंगे, यानी बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनके ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। आगे चलते हैं, बच्चों की निगरानी से स्कूली तालीम और आला तालीम तक हर सतह पर निसाब में तालमेल ज़रूरी, यानी जो बुनियादी तालीम यानी प्राइमरी तक, इसी के साथ मिडिल के बाद सेकेंडरी के बाद आला तालीम, सब में एक तालमेल होना चाहिए, ठीक है। इस पर भी जोर दिया जाएगा, इस तरह के निसाब बनाए जाएंगे। असातिज़ा और मुदर्रिस
इल्म के हुसूल के निज़ाम पर मरकज़ी अहमियत के हामिल होते हैं। उनकी भर्ती यानी उनका जब रिक्रूटमेंट कराया जाए, यानी उनकी तकर्रुरी, ठीक है, और पेशा वाराना तरक्की, काम करने के लिए मुस्बत माहौल और माकूल सलाहियत, मतलब जो बच्चे का रिक्रूटमेंट किया जाएगा, यानी उनकी जो भर्ती होगी, बिल्कुल ऐसे नहीं आप कहीं से बीएड करके आए फट से टीचर बन गए, बल्कि उनके लिए कुछ ऐसे अहलियत एग्ज़ाम, जैसे आप देख रहे हैं कि पहले टेट यानी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई करेंगे, फिर स्टेट का सुपर टेट होगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे टेट क्वालिफाइड है, फिर डीएसएसबी में बैठे, केवीएस में बैठे, उनका अलग एग्ज़ाम होगा, उसमें डेमो होगा, उसमें इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से पूरा निखार करके टीचर के, यानी जो अहल टीचर हैं, जो काबिल टीचर हैं, उनकी तकर्रुरी की जाएगी। और फिर तकर्रुरी होने के बाद अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनका प्रमोशन भी होगा, ठीक है। इसका भी इस पॉलिसी में इसको भी रखा गया है। तालीमी निज़ाम में दयानतदारी, शफ़ाफ़ियत, जो भी चीज़ है उसमें दयानतदारी होगी, शफ़ाफ़ियत यानी ट्रांसपेरेंसी पाई जाएगी। वसाइल का बेहतर और मुफीद इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए हल्का लेकिन मुस्तहकम निगरानी ढांचा, आगे मैं बताऊंगा, परख एक बनाया गया, ठीक है। इसके इस्तेहकाम के लिए ऑडिट, यानी कोई भी चीज़ उसको ऑडिट किया जाएगा, आवाम को मुनकशिफ की जाने वाली मालूमात का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इख्तिरा, बिल्कुल नए नज़रिया, जो भी नई चीज़ यानी इनोवेशन जो भी होगा, नए नज़रियात यानी नए जो आपके व्यू हैं, खुद मुख्तारी, अच्छी हुक्मरानी और इख्तियारात की तफवीज़ की हौसला अफजाई की जानी चाहिए। बच्चा अगर सेल्फ डिपेंड हो रहा है तो आप हौसला अफजाई करेंगे। अच्छी हुक्मरानी, एक लीडर वाली उसके अंदर स्किल पैदा हो, पढ़ने के बाद इख्तियारात यानी खुद डिसीज़न ले सके, ठीक है। इस तरह के हम बनाए जाएंगे, बच्चा खुद डिसीज़न ले सके। आगे क्या है, पॉलिसी का नज़रिया। इस पॉलिसी का नज़रिया क्या है, उसमें भी कुछ पॉइंट मैंने जमा किया है। कौमी पॉलिसी बराए तालीम ऐसे नज़रिए पर मबनी है जिसकी जड़ें भारत की मिट्टी में पैवस्त हैं, ठीक है, जिनमें उसके अखलाक की खुशबू महकती है। इसका मकसद तालिब इल्मों में अपने भारतीय होने पर फ़ख्र का एहसास है, यानी हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, इस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। इस तरह के हम शहरी बनाएंगे, उनकी एक तरह की आलमी शहरी, यानी ऐसे इंसान बन सकें कि वर्ल्ड में कहीं भी जा सकें तो वहाँ एडजस्ट कर सकें, वहाँ रह सकें, ठीक है। इस तरह के उनके अखलाक, उनके रहने सहने का की स्टाइल डेवलप हो, नशोनुमा हो उसकी। अब देखें की पॉइंट इस पॉलिसी में क्या है, कहा गया है 2 करोड़ बच्चे, आपको पता है कि बहुत से बच्चे अभी स्कूल में नहीं आ पाए, अगरचे राइट टू एजुकेशन आ गया, फिर भी बहुत से बच्चे स्कूल से दूर हैं। तो सर्वे में पता चला कि 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे अभी वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको स्कूल में लाया जाएगा। तो इससे ये बात निकलती है कि अब तालीमी मैदान में फासिलाती तालीम यानी डिस्टेंस एजुकेशन, जैसे NIOS खुला है, इस तरह की चीज़ों को चलाया जाएगा। इसी के साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी शुरू की जाएगी ताकि सबको हम लिटरेट बना सकें, यानी पढ़ा लिखा बना सकें। तो इससे ये भी निकलेगा कि अब ज़्यादा स्कूल भी बनेंगे, ज़्यादा नौकरियां भी मिलेंगी, ज़्यादा टीचरों की यानी अहल टीचरों की ज़रूरत भी पड़ेगी। अब देखिए पॉइंट की बात, इस पॉलिसी में बताया गया है कि स्कूल में राइज 10+2, पहले क्या था, बच्चा 1 से लेकर 10 तक पढ़ता था, 10 तक पास हो गया, उसके बाद क्या है, फिर 2 का मतलब फिर क्लास 12 12वीं जमात, फिर कहीं कहीं देखेंगे 3 यानी ग्रेजुएशन, इस तरह का निज़ाम था। लेकिन अब इसको बदल दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, जिसका ढांचा क्या है 5334। इसको आप रट लीजिए, 5 + 3 + 3 + 4, इसको बस याद रखिए 534 याद रखिए और 3 याद रखिए, ठीक है। या इसको ट्रिक से याद रखें कि जैसे कहते हैं ना 3-5 करना, 3-5 यानी जिस ऑप्शन में 3-5 का होगा यानी 5 3 3 4, ठीक है, ऐसे आप याद रख लेंगे तो ये चीज़ भूलेंगे नहीं। इस फार्मूले को इख्तियार किया गया है,
यानी 5334, 5334 यानी 53 34, 53 34 ऐसे करके याद रख लेंगे तो नहीं भूलेगा, ठीक है। और जो 3 से 18 बरस के उम्र के लिए नाफिजुल अमल, यानी इससे पहले क्या था, बच्चा 6 साल का होगा तो पहली जमात में जाएगा। अब क्या है, 3 साल का हो गया, उसको स्कूल में जाना पड़ेगा। 3 साल से 18 साल तक बच्चा क्लास 12 यानी 12वीं जमात पास कर लेगा। इसकी वजाहत आगे एक वो दी गई है, जो कि आप देखिए इस तरह से, आप इस डायग्राम के ज़रिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाता हूँ। देखिए पहले क्या था, पहले निज़ाम था, पहले वाला यानी प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर क्या था, 6 साल का बच्चा स्कूल गया, ठीक है, उसके बाद पढ़ा, 6 से लेकर के 10 तक पढ़ा, 16 साल का बच्चा हो गया, क्या पास कर लिया, क्लास 10th। उसके बाद 11-12 पास करने जाएगा क्लास 12th, तो 18 साल के हो करके क्लास 12th पास करेगा। अब नया स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, इसको आप ख्याल से ध्यान से देखिए, मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ जो 6 साल है उससे पहले यहाँ एक खाली खाली, यानी कोई इसके बारे में पॉलिसी नहीं बनी थी, ठीक है। हालांकि कुछ बताया गया था कि टीचर यानी माँ बाप की जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाए, लेकिन अब क्या है, नए में क्या है, 3 साल का बच्चा होगा उसको स्कूल जाना होगा। 3 साल से बच्चा, 3 साल से 6 साल तक, 3 से 6 साल तक यानी टोटल 3 साल तक बच्चा क्या करेगा, स्कूल। वो स्कूल किस तरह से होगा, आप अगर गांव देहात के होंगे तो आपको पता होगा, वहाँ आंगनवाड़ी चलती है, बच्चा आंगनवाड़ी में जाएगा, वहाँ उनकी तकर्रुरी की जाएगी, उनकी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी, ये सब इस पॉलिसी में कहा गया है। आंगनवाड़ी या प्री स्कूल, शहरों में क्या प्री स्कूल नाम से स्कूल खोले जाएंगे, इसी तरह है वाटिका नाम से, 3 नाम से हिंदुस्तान में चलते हैं। किस किस, आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या वाटिका, 3 नाम याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। 3 साल बच्चा इसमें पढ़ेगा यानी आंगनवाड़ी में पढ़ेगा, 6 साल का हो गया, उसके बाद फिर आगे 3 साल यहाँ पढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब 6 साल का हो गया तो क्लास 1 में जाएगा, ठीक है, क्लास 1 और क्लास 2 यानी दूसरी जमात तक पढ़ेगा। इनको यानी 3 साल आंगनवाड़ी में, 2 साल यानी 1-2 दोनों मिला करके एक नाम रखा गया है, यानी फाउंडेशनल यानी बुनियादी, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से याद रखिएगा, पहला क्या है एफ, एफ के बाद क्या है, एफ के बाद पी है। देखिए आप मोबाइल को लैंडस्केप मोड में रखिए, यानी ऐसे लेटा करके रखेंगे तो चीज़ें आपको बड़ी दिखेंगी, ठीक है। उसके बाद एम है, उसके बाद एस है। इस फार्मूले को याद रखिएगा, पहला क्या है, फाउंडेशन यानी बुनियादी रहेगा, आगे मैंने डिटेल से समझाया, ठीक है, पहला बुनियादी रहेगा। दूसरा क्या है, प्रीपरेटरी वाला यानी इब्तदाई, ये पहला हो गया। फार्मूला हमने देखा था 5 था, उसके बाद क्या था, 3 था, उसके बाद 3 था, उसके बाद क्या था, 4 था। अब इसी को इस डायग्राम में समझिए, 5 साल कैसे हुआ, 3 साल आंगनवाड़ी में रहा और 2 साल क्या है, क्लास 1 क्लास 2, ये 5 मिला करके यानी 5 साल, 3 साल का बच्चा स्कूल गया, 5 साल पढ़ा, ये क्या है, फाउंडेशनल है। आगे फिर क्लास किस में जाएगा, 3rd में जाएगा यानी तीसरी जमात में जाएगा, तीसरी में जाएगा, चौथी में जाएगा, 5वीं में जाएगा यानी 3 साल पढ़ेगा। इसको क्या कहेंगे, इसको इब्तदाई कहेंगे, यानी क्या कहते हैं, प्रीपरेटरी स्टेज मानी जाएगी। तीसरा क्या है, हम 5+3 यानी 53 34 पढ़े थे ना, आगे फिर 3 है, इसमें क्या है, अब यहाँ तक बच्चा प्राइमरी यानी दर्जा 5 पास कर लेगा दूसरे स्टेज में। तीसरे स्टेज में जाएगा, किस में जाएगा, क्लास 6 में, 6 पढ़ेगा, 7th पढ़ेगा, 8th पढ़ेगा, यानी 6ठी जमात, 7वीं जमात, 8वीं जमात, जिसको हम कहेंगे मिडिल।
ठीक है, जिसको कहेंगे दर्जा उस्ता। उसके बाद मिडिल पास हो गया, फिर आगे कहाँ जाएगा, फिर 4 साल पढ़ेगा किसमें, यानी 9th 10th 2 साल हुआ, 11th 12th यानी 9वीं जमात 10वीं जमात 11वीं और 12वीं जमात में 4 साल का हो गया। तो 5 + 3 + 3 + 4 इस स्ट्रक्चर को अपनाया गया है। आगे इसको हम डिटेल से समझते हैं। 5 + 3 + 3 + 4 इसको याद रखिए, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पहला 5 साल कैसे रहेगा आपको पता है, मैंने डायग्राम में दिखाया। 3 साल का बच्चा स्कूल गया, 3 साल आंगनवाड़ी में या वाटिका में फिर स्कूल में पढ़ा, फिर उसके बाद पहली जमात दूसरी जमात 5 साल पढ़ा, फाउंडेशनल कहेंगे यानी बुनियादी। फिर उसके बाद बच्चा जब 8 साल का होगा तो कहाँ पहुँचेगा आपको पता है, फिर तीसरी जमात चौथी जमात 5वीं जमात, तीसरी चौथी 5वीं जमात, इसको कहेंगे इब्तिदाई यानी प्रीपरेटरी। फिर उसके बाद क्या है, 11 साल का बच्चा हो जाएगा, 3 साल कहाँ पढ़ेगा, छठी 7वीं 8वीं, इसको क्या कहेंगे उस्ता यानी मिडिल। उसके बाद 4 है, 4 में क्या है 9 10th यानी दर्जा 9, उसके बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। तो FPMS इसको आप ट्रिक से ऐसे याद रखिए। F से आप याद रखिएगा फॉर्मर, PM यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, फॉर्मर PM, S से कुछ भी याद रखिएगा, फॉर्मर PM साहब, इस तरह याद रखिए, फॉर्मर PM साहब, इस तरह से मैंने बनाया है, ठीक है। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक से यानी निमोनिक से जब चीज़ें याद रखते हैं तो भूलती नहीं है। क्या, फॉर्मर, ठीक है, यानी पहले यानी साबिक, PM यानी प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर PM साहब, एस से क्या साहब, इस तरह से अगर आप याद रखें। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो एक मरतबा कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक भी करें, ठीक है। ये जो स्लाइड दिख रही है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियली चैनल है, इस पर कोई फालतू चीज़ नहीं है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ क्लिक करके आप उससे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ वीडियो की लिंक, इसी तरह PDF आपको मिल जाएगी, आप रिवीजन कर सकते हैं। आगे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, ठीक है। आगे लाइक भी करें, कमेंट, कोई सुझाव कोई मशवरा वो भी दें अपने साथी को जो भी उर्दू मीडियम के। ये एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसा टॉपिक है, अगर ऑल इंडिया कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। आप अपने साथियों को BEd में DLED में कहीं भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर कर दें, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कुछ शॉर्ट फॉर्म है, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। जैसे एक आया है ECCE यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। क्या है इस अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, इसका क्या मतलब है, यानी द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग यानी हुसूल इल्म की बुनियाद को किससे कनेक्ट किया जाएगा, ECCE। ये क्या है, ये बच्चों अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, बच्चे का यानी जो दर्जा 3 से बच्चों को दर्जा 3 नहीं यानी 3 साल की उम्र से, 3 साल का बच्चा हो गया उसको स्कूल में जाने का प्रोसेस किया जाएगा, यानी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के ज़रिए, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट है जिसको आप याद रखिए। ये चीज़ क्यों किया जाएगा, ECC क्यों लाया गया है, इस पे रिसर्च होने के बाद फ़लसफ़ियों ने इस चीज़ को पाया है कि बच्चों में दिमाग की 85% 85% तरक्की यानी नशोनुमा 6 साल की उम्र से पहले हो जाती है। बच्चों के दिमाग का यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट 6 साल की उम्र से पहले हो जाती है। इससे पहले कोई ऐसा यानी सिस्टम से कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं था कि 6 साल से पहले का बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। अब इस चीज़ को ज़रूरी किया जाएगा कि 3 साल का होते ही आंगनवाड़ी में जाएगा, प्री स्कूल में जाएगा, वाटिका में जाएगा। क्यों, क्योंकि
85% बच्चा जो है 6 साल से पहले ही उसका दिमाग डेवलप हो गया, लेकिन अभी तो कुछ वो सीखा ही नहीं। आपने देखा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड में यानी 2 से 6 साल तक, जो कि आपके जीन पियाजे चचा भी कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चा सबसे ज़्यादा ओकैब सीखता है। ठीक है, बच्चे की हमागिर नशोनुमा यानी ऑलराउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट की कोशिश की जाएगी। यानी खेल में अच्छा है, गाने में अच्छा है, यानी करिकुलर को करिकुलर जो कि आपने अभी प्रिंसिपल में पढ़ा है, उसकी एक झलक देखी है। इसको कब तक पूरा किया जाएगा? 2030 तक पूरा करने की कोशिश। इसको याद रखिएगा, 2030 तक, 2030 तक। 33 साल के बाद आई है ये पॉलिसी और 2030 तक इन सबको पूरा किया जाएगा। 85% बच्चे क्या है 6 साल से पहले उनका दिमाग डेवलप कर जाता है। आगे चलिए देखिए, ये सब फैक्ट, ये सब मक्खन मैंने उसी में से निकाला है, जो पूरा आप देखेंगे एक बुकलेट की शक्ल में, ढेर सारे पेजों में, उसको आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन इसको बुलेट की यानी शक्ल में मैंने जमा किया है। ठीक है, अगर ये कोशिश अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और इस चैनल का हिस्सा भी बन जाएं। आगे देखिए, ये NCPFECCE, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या है एक नज़र हम देखते हैं। इनसे नेशनल करिकुलर, ठीक है, सी से करिकुलर होगा, एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, फिर फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसको उर्दू में किस तरह कहेंगे? कम उम्र बच्चों की निगहदाश्त, ठीक है, और तालीम के लिए कौमी निसाब और दरस व तदरीस फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें क्या है, जो 8 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए होगा, इसको कौन बनाएगा? इस चीज़ को कौन बनाएगा? यानी नेशनल करिकुलर, यानी नेशनल यानी पूरे कौमी लेवल पर एक निसाब कौन बनाएगा? इसी तरह पेडागोजिकल स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? किसके लिए? फॉर अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के लिए कौन बनाएगा? NCERT। NCERT का नाम पहले से सुने होंगे। NCERT जो है किताबें भी बनाता है, यानी NC यानी नेशनल काउंसिल, ठीक है, फॉर एजुकेशन, ई से एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी जिम्मेदारी पूछा जा सकता है कि ये NCPFECCE ये कौन बनाएगा? NCERT बनाएगा। ठीक है, जो 8 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए होगा NCERT। ठीक है, 2 हिस्सों में तैयार करेगी, एक फ्रेमवर्क 0 से 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए, दूसरा 3 से 8 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे क्या है, स्कूली एजुकेशन में और क्या फैक्ट है? आंगनवाड़ी में मौजूदा कारकुनों असातिज़ा को NCERT के तैयार करदा फ्रेमवर्क के मुताबिक निज़ामबंद तरीके से आला मेयार की तरबियत फराहम की जाएगी। अब ये दिक्कत होगी ना कि आंगनवाड़ी में जब बच्चा 3 साल का जाएगा तो उसको कौन सिखाएगा? ट्रेंड टीचर चाहिए ना। इसका फ्रेमवर्क NCERT बनाएगी, एक निसाब बनाएगी, एक इम्तिहान इनका होगा, एक काबिल टीचर। इसका मतलब आप यानी नर्सरी BEd के तौर पर कुछ ऐसे आपके प्रोग्राम चलाए जाएंगे, नर्सरी BEd बच्चा सीखे, यानी उस तरह के। जैसे BEd आप देखेंगे कहीं कहीं, मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मैंने BEd किया है, मैंने उसमें देखा वहाँ क्या है, BEd 3 तरह के, एक स्पेशल, एक जनरल, एक BEd नर्सरी। नर्सरी वही नर्सरी वाले मतलब क्या, 3 से 6 साल वाला। तो इस तरह को बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में बनाया जाएगा। ठीक है, इसका फ्रेम कौन बनाएगा? NCERT। ECCE निसाब तैयार करने की जिम्मेदारी HRD वजारत, यानी HRD का नाम ही बदल दिया गया। अब क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी वजीर तालीमात। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ECCE निसाब तैयार करेगी। पूछा जा सकता है ECCE निसाब कौन तैयार कर दी? HRD मिनिस्ट्री, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, याद रखिएगा। आगे क्या है? आगे क्या है? कर्टेनिंग ड्रॉप आउट रेट एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। कर्टेनिंग ड्रॉप आउट, जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ करके निकल जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, और यूनिवर्सल एक्सेस,
यानी हर तरह के बच्चे, चाहे कोई माजूर है, चाहे कम जहन का है, चाहे कोई बड़ी उम्र का है, सबको एजुकेशन मिले, इस चीज़ को मुतय्यन किया जाएगा। यानी तर्क स्कूल की शरह में कमी और हर सतह पर तालीम की आफाकी दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा इस पॉलिसी के ज़रिए। ठीक है, 2030 तक सानवी सतह पर, सानवी सतह मतलब क्लास 12 तक दाखिला की शरह 100% यानी 100% कर दी जाएगी। कब? 2030 तक। ऐसा हो जाएगा कि 2030 तक जाते जाते हर बच्चा 100% बच्चा क्लास 12 यानी 12वीं जमात तक पढ़ा लिखा होगा। कहा जा रहा है हो पाता कि नहीं, इसको हम देखेंगे आगे, लेकिन ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, इससे आपके सवालात बनेंगे। आगे क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी जो बच्चा है, जो आमोजगार है, उसका हमगीर नशोनुमा हो सके, इस तरह का सिलेबस बनाया जाएगा। आगे क्या है? रिड्यूस करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस क्या है? एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। आजकल देखेंगे बच्चे के वेट से ज़्यादा, उनके वज़न से ज़्यादा उनका बस्ता होता है, उनका बैग होता है। ठीक है, उनकी किताबें होती हैं, उसको कम किया जाएगा। रिड्यूस करिकुलम यानी करिकुलम कम होगा तो उनके बस्ते का वज़न भी कम होगा। आगे क्या है? उनको जो उनके लाइफ में ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पढ़ाया जाएगा, फालतू चीज़ों को सिलेबस से निकाल दिया जाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा सिलेबस होगा जिसमें क्रिटिकल यानी तनकीदी सोच उसके अंदर डेवलप हो सके। देखिए उर्दू में मैंने लिखा है, ज़रूरी इल्म और तनकीदी जहन के रुझान को फ़रोग़ देने के लिए निसाब को कम करना। ठीक है, आगे चलते हैं। 21वीं सदी की स्किल यानी महारतें क्या क्या हैं, थोड़ा देख लेते हैं। CDP याद रखिएगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी भी आप पढ़ते ही हैं। CDP से इसको निमोनिक है, CDP याद रखिएगा। CDP में क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा जो भी सोच सके, तनकीदी सोच रखे। डिसीजन मेकिंग, फैसला अपनी ज़िंदगी का खुद ले सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी कोई यानी ऐसा प्रोजेक्ट उसको दिया जाएगा, उसमें कोई परेशानी, कोई समस्या, मुसीबत, कोई उसको ऐसी चीज़ें दी जाएंगी, उसको खुद यानी लर्निंग बाय डूइंग, खुद करके उस प्रोजेक्ट को हल करे। इन चीज़ें यानी CDP पर फोकस किया जाएगा। इसका मेन मकसद क्या है? लर्निंग टू लर्न, यानी इस चीज़ को सीखा जाएगा कि कैसे सीखा जाए, यानी मेटा कॉग्निशन यानी अवेयरनेस, यानी क्या है? आप बेदार हों अपने कॉग्निशन यानी उकूफ़ी नशोनुमा के बारे में, जो कि आपने पेडागोजी में पढ़ रखा है। इस चीज़ पे फोकस किया जाएगा यानी CDP पे। पहला क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे क्या है? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। आपको पता है कि बच्चे का एक कार्ड बनता था, पोर्टफोलियो बनता था। ठीक है, अब क्या है? इस पॉलिसी में कहा गया बच्चे का होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड बनेगा पोर्टफोलियो में, यानी बच्चे की करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या क्या तरक्की हुई उसको उस कार्ड में लिखा जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स विल बी इवेल्युएटेड, उनका इवेल्युएटेड यानी उनका अंदाज़े कद्र यानी कद्र पैमाई, उनकी जांच की जाएगी, उनका अंदाज़े कद्र किया जाएगा। किस बेस पर? कॉग्निटिव। मैंने ब्लूम्स की टेक्सोनोमी बहुत डिटेल से समझाई है, आप एक मरतबा डालिएगा ब्लूम्स टेक्सोनोमी इन उर्दू या ब्लूम्स टेक्सोनोमी बाय निज़ाम अकेडमी यानी या बाय मेराज सर करके डालेंगे, आ जाएगा। उसको उर्दू में मैंने डिटेल से ब्लूम्स की जो टेक्सोनोमी यानी जो दर्जाबंदी है, क्लासिफिकेशन है, खूब अच्छे से समझाया है 2 वीडियो में। ठीक है, उन्होंने बताया है कॉग्निटिव यानी उकूफ़ी डेवलपमेंट। आगे क्या है? अफेक्टिव, जिसको आप तासुराती या जज्बाती कहिए, और साइकोमोटर यानी हरकी और हिस्सी डेवलपमेंट। तीनों की बात की है किसने? ब्लूम ने। इसकी बात इस नई पॉलिसी में भी की गई है। ठीक है, यानी देखा जाएगा कि बच्चा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट यानी अफेक्टिव डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, इसी के साथ साइकोमोटर यानी फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल, ये सब उसकी डेवलप हुई नहीं, इसको क्या कहेंगे? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनाया जाएगा इन सब तीनों डोमेन को चेक करके। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ है कि
360 डिग्री असेसमेंट। 360 डिग्री आपको पता है पूरा गोला, ये कितने डिग्री का कोण हुआ? 360 डिग्री का। इस तरह का असेसमेंट यानी इस तरह का अंदाज़े कद्र किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें है कि सेल्फ असेसमेंट, आपने पहले पढ़ा होगा कि असेसमेंट एज लर्निंग, यही है सेल्फ असेसमेंट, यानी जो अंदाज़े कद्र होगा, बच्चा खुद अपने आप का इवेल्युएशन कर सके। दूसरा क्या है? पीयर असेसमेंट, यानी आपका अंदाज़े कद्र, आपकी कद्र पैमाई कौन करेगा? आपका जो हम साथी है, आपका जो क्लासमेट है, आपके साथ जो पढ़ने वाले आपके दोस्त हैं, वो भी आपका असेसमेंट करेंगे। तीसरा क्या है? टीचर, जो उस्ताद आपको पढ़ाने आया है वो भी असेसमेंट करेगा। तो 360 डिग्री असेसमेंट में 3 है, यानी बजाते खुद अंदाज़े कद्र करना, या पीयर ग्रुप करेंगे, दूसरा है कि टीचर करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे फैक्ट को मैंने जमा किया, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, आप बने रहेंगे, एक मरतबा वीडियो देख लेंगे, आप 150 पेज या इतने सारे पेज पढ़ने से बच जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से अगर आप कोई चीज़ सुनते हैं, सुनने के साथ बताने वाले की तस्वीर भी देखते हैं, तो इसको रिसर्च में पाया गया है 95% लोग इसी को पसंद करते हैं। तो ठीक, तो आप मुझे देख भी रहे हैं और चीज़ों को सीख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ठीक है, ये क्या है? तजर्बात पर मबनी इल्म का हुसूल, यानी जो भी सीखेंगे एक्सपेरिमेंट करके, कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे, इस चीज़ पर फोकस किया जाएगा। एम्पावर स्टूडेंट थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइसेस। पहले क्या था? आप आर्ट साइज हो गए तो आपको सिर्फ आर्ट वाले किताब पढ़ने हैं, आप फिर कॉमर्स में नहीं जा सकते, आप फिर साइंस मैथ नहीं ले सकते, बायोलॉजी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं होगा। फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। बच्चे को कुछ बुनियादी चीज़ें तो पढ़ाई जाएंगी, फिर बच्चा आर्ट के साथ साथ साइंस भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है, बायोलॉजी भी पढ़ सकता है। इन सब चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा, यानी कोर्स के इंतखाब में तलबा को इख्तियार देकर इस अमल में लचकदार बने, ताकि कोई ना कर सके हम तो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, तुम तो आर्ट के हो, इस तरह की जो सोच थी उसको ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? कसीर लसानियत, मैंने पहले भी बताया है, एक जमात है, उसमें बच्चे अलग अलग ज़ुबानें, जो उनकी मादरी ज़ुबान है, कोई उर्दू है, कोई हिंदी है, कोई मलयालम है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, यानी कोई जो है, आप दिल्ली में जाएंगे देखेंगे मुस्लिम घराने के उर्दू बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग बांग्ला बोलते हैं, कुछ लोग जो है पंजाबी भी बोलते हैं। तो सबको हम लेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे उसकी मादरी ज़ुबान में। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स माना जाएगा, पहले भी माना जाता था। आगे क्या है? कम से कम दर्जा 5 तक या ज़्यादा से ज़्यादा क्या, दर्जा 8 तक, यानी प्राइमरी लेवल तक और क्या है, मिडिल लेवल तक बच्चों की तालीम का जो मीडियम है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्या होगा? उनकी मादरी ज़ुबान यानी मदर टंग यानी मातृभाषा, या इलाकाई ज़ुबान यानी क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है, सहलसानी फार्मूले, सहलसानी फार्मूले पे मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। सहलसानी फार्मूला यानी क्लास 10th तक बच्चा क्या है, 3 ज़ुबान पढ़ेगा, उसको हिंदी स्पीकिंग, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में अलग अलग बांटा गया है। यानी बच्चा पहली ज़ुबान क्या पढ़ेगा? अपनी मादरी ज़ुबान, इलाकाई ज़ुबान। दूसरी क्या है? इंग्लिश या हिंदी पढ़ेगा, अगर इंग्लिश ले लिया। तीसरी ज़ुबान मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 8वीं शेड्यूल में है उसमें से कोई एक पढ़ेगा। ठीक है, इस तरह की बात कही गई है, उसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। तो सहलसानी फार्मूले पर अमल किया जाएगा, यानी बच्चा कम से कम 3 ज़ुबान सीखेगा। आगे है कि ज़ुबान के ताल्लुक से कुछ चीज़ें और कही गई हैं, यानी नो लैंग्वेज इज़ बीइंग इम्पोज्ड, यानी ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा आपको फला ज़ुबान लेनी है। मादरी ज़ुबान, रीजनल ज़ुबान को क्लास 5 तक या 8 तक ज़्यादा से ज़्यादा मैंने अभी बताया है, इसको रखा जाएगा, यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। आगे क्या है? संस्कृत, संस्कृत के साथ साथ आप देखेंगे पॉलिसी में कहा गया है जितनी क्लासिकल ज़ुबानें हैं, जैसे तमिल हैं, इन सब ज़ुबानों को चुनने के लिए यानी इख्तियारी मजमून के तौर पर पेश किया जाएगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला यानी मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और इंडियन साइन लैंग्वेज यानी ISL का इस्तेमाल। इंडियन साइन लैंग्वेज किसको है? जैसे आप देखेंगे कोई देख नहीं सकता, कुछ ऐसे साइन के ज़रिए, जैसे ब्रेल लिपि वगैरह
का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी उसका इस्तेमाल कर सकें। तो साइन लैंग्वेज की भी बात इसमें की गई है, इंडियन साइन लैंग्वेज। आगे क्या है, आगे है NETF। क्या है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। नेशनल एजुकेशनल यानी कौमी तालीमी तकनीकी फोरम बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, ताकि एक फोरम बनाया जाएगा मिल करके, क्योंकि जो भी तालीम दी जाए अब बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ, बच्चा कंप्यूटर जान सके, अब जो है कंप्यूटर के साथ साथ प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करना जान सके, स्मार्टफोन चला सके, इन सब चीज़ों पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेसिटीज़। मैंने बताया था लाजमी मज़ामीन, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कंपलसरी बना दिए जाएंगे, आपको उनको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि बच्चा क्लास 5th या 8th तक पास हो करके निकल करके कोई हुनर लेकर के आए, कोई स्किल लेकर आए, सेल्फ डिपेंड हो जाए। इसलिए कुछ सब्जेक्ट क्या हैं वो लाजमी किए जाएंगे, कोई स्किल सिखाई जाएगी, कैपेसिटी यानी उनकी सलाहियतों को निखारने वाले सलेबस का इंज़िमाम यानी इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है, NCFSC यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। NCF 2005 तो आया, अब इसमें कहा गया है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा। इसको कौन बनाएगा, पहला सवाल उठेगा, कौन बनाएगा, NCERT बनाएगी। ठीक है, स्कूली तालीम के लिए कौमी निसाबी फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। कौन तैयार करेगा, NCERT तैयार करेगी, इसको याद रखिएगा, NCERT बनाएगी। आगे क्या है, इक्वेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल। आपको पता है सब बच्चे स्कूल में आ सकें, सबके लिए मुसावात लाई जाएगी। इसी तरह इंक्लूसिव एजुकेशन, हर तरह के बच्चे चाहे डिसेबल हों, उनको पढ़ने लिखने देखने में कोई परेशानी है, सबको स्कूल में लाया जाएगा, तालीम हुसूल। उसके बाद क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिशन फॉर स्कूल एजुकेशन यानी स्कूल की तालीम में मेयार का तयन मंजूरी। कोई भी स्कूल ऐसे फटाफट नहीं कि आप मंजूरी लेकर के फ़ौरन स्कूल खोल देंगे, उसका एक मेयार, एक स्टैंडर्ड चेक किया जाएगा, तभी आपको मंजूरी मिलेगी। ठीक है, इस तरह का इसमें कि ये नहीं कि आप स्कूल लेकर के कमाई कर रहे हैं और आपके अंदर कोई, आपके स्कूल में कोई मेयार नहीं है, बच्चा पढ़ के निकल रहा, कुछ जान ही नहीं रहा, तो इन सब चीज़ों पर बैन लगाया जाएगा। आगे कहा है, NAP 2020 में कुछ चीज़ें और कही जा रही हैं। एम ऑफ न्यू पॉलिसी इज़ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी 100%, मैंने अभी बताया भी है। आगे क्या है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। आपको पता है 2030 तक 100% किया जाएगा, बताया गया है इन स्कूल एजुकेशन 2030 तक। आगे क्या है, GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP पहले क्या है 4.3 है, अब क्या 6%। जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं प्रोफेशनल टीचर आएंगे, आंगनबाड़ी खोली जाएगी, प्री स्कूल खोले जाएंगे, मेयार बढ़ाए जाएंगे, तो बजट भी तो चाहिए, उसके लिए कितना होगा 6%। इसको याद रखिएगा, GDP में कितना 6% एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। आगे देखिए, आगे है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स यानी SEDGS, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, आपको पता है हिंदुस्तान में अलग अलग समाज के लोग रहते हैं, अलग अलग ज़ात बिरादरी के लोग रहते हैं। कुछ लोग गरीब हैं इकोनॉमिकली यानी आर्थिक रूप से यानी माशी रूप से पिछड़े हुए हैं। जो लोग हाशिए पर रह गए हैं, जैसे लेडीज़ कुछ हैं, यानी वीमेन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। कुछ जो गरीब तलबा हैं जो अभी तक जिनको तालीम नहीं मिल सकी है, उन सब को हम क्या करेंगे, एजुकेशन में लाएंगे, सबको हम साक्षर बनाएंगे, सबको पढ़ा लिखा बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें देख लीजिए, जेंडर आइडेंटिटी पहचाना जाएगा कि मेल फीमेल कितना पढ़ी लिखी नहीं है, उनको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी देखा जाएगा, सोशल कल्चर एतबार से किस समाज के बच्चे पिछड़े हुए हैं उनके लिए अलग से इंतज़ाम किया जाएगा। जियोग्राफिकल, आपको पता है एक बच्चा शहर में रहता है, उसके लिए पढ़ने के अच्छे इंतज़ाम हैं। कुछ बच्चे गांव देहात में रहते हैं जहां अभी तक लाइट नहीं पहुंची, जहां जो है कुछ ऐसे
क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ ऐसी आफत आ जाती है कि बच्चे के स्कूल ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो दूर दराज के, जैसे आप देखेंगे आसाम में कुछ बच्चे ऐसे क्या हैं, वो बॉम्बू पे चढ़ के, यानी ऐसे बांस का वो चढ़ के उस पर चढ़ करके स्कूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। तो इस सब चीज़ को पहचाना जाएगा और वहाँ तालीम का अलग इंतज़ाम किया जाएगा। डिसेबल, कुछ बच्चे डिसेबल हैं, उनके अंदर कोई परेशानी है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्फेजिया है, या कोई देखने में है, कोई छोटे कद का है, सारे को एजुकेशन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को का ख्याल रखा जाएगा। आगे क्या है देखते हैं। नेशनल टेक्स्ट बुक विथ लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, जो सिलेबस, जो आपकी टेक्स्ट बुक बनेगी उसमें जो कुछ चीज़ें आएगी लोकल कंटेंट हो, यानी आसपास बच्चा उसका महसूस करे, फ्लेवर, उसका फ्लेवर जो है आसपास का, यानी इलाकाई मवाद और चाशनी से मुज़य्यन कौमी निसाबी किताबें। देखिए ट्रांसलेशन खूब अच्छा किया। इलाकाई मवाद, यानी जो मवाद हो वो इलाकाई हो, चाशनी यानी उस निसाब में बच्चा चाशनी यानी जो फ्लेवर है आसपास का महसूस करे। आगे क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को इख्तियार किया जाएगा। बस कुल मिला जुला कर यही कहा जा रहा है, तलबा की तरक्की के लिए तज्जियाती अमल यानी अंदाज़े क़द्र असेसमेंट जो है, तश्कीली असेसमेंट को इख्तियार किया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, एक लफ्ज़ आएगा परख। परख, अब परख का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, परख क्या है, इट इज़ इम्पोज टू सेट अप अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, यानी कौमी तौर पर अंदाज़े क़द्र का एक मरकज़ कायम किया जाएगा, यानी कौमी तज्ज़ियाती मरकज़ के क़याम की तजवीज़ की गई है, इसके लिए परख बनाया गया है। परख का फुल फॉर्म देख लीजिए। परख में परफॉर्मेंस, पी से परफॉर्मेंस, ए से क्या है असेसमेंट, और ए से क्या है रिव्यू, और फिर ए से क्या है एनालिसिस ऑफ नॉलेज, के से नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, एच से क्या है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसको आप याद रखिएगा, यानी परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इट इज़ आ स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। अच्छा, इस परख किसके अंदर आएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर, इसको याद रखिएगा, एचआरडी मिनिस्ट्री यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये बॉडी जो बनेगी, परख क्या है, एक बॉडी है, ये बॉडी किसके अंडर रहेगी, एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर रहेगी परख। परख का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे क्या है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे आप पढ़ रहे हैं टेट, TET, यानी बच्चों की यानी टीचर की अहलियत को चेक करने के लिए टेट का एग्ज़ाम होगा, इसी तरह एनटीए का एग्ज़ाम होगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, जिसको पास करने के बाद अहल टीचर की तकर्रुरी की जाएगी। यूनिवर्सिटी इम्तिहानात, यूनिवर्सिटी लेवल पर एनटीए बनाया जाएगा, स्कूल लेवल पर TET जो कि चल रहा है। ठीक है, उसूल भी इस तरह पर होंगे जिसे कौमी टेस्टिंग एजेंसी के ज़रिए कराया जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, टीचरों यानी असातिज़ा यानी मुअल्लिम के लिए कुछ चीज़ें बताई गई हैं। क्या है, 2030 तक असातिज़ा की भर्ती और तकर्रुरी के लिए, यानी उनकी तकर्रुरी के लिए 4 साल बीएड 2030 से 4 साल हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे बीटेक करते हैं 4 साल का। कहने का मकसद है कि ताकि 12 के बाद आप फैसला ले सकें, आप टीचर बनना चाहते हैं तो 4 साल वाले प्रोग्राम में 4 साल बीएड का कोर्स पढ़ेंगे, पूरी साइकोलॉजी में आप माहिर हो जाएंगे, उसके बाद टीचर बनाया जाएगा। कब तक का, 2030 तक। तो इससे है कि जो लोग 2 साल का बीएड किए हैं, 1 साल का किए हैं, जल्दी से आप लोग ये सब निकाल करके टीचर बन जाइए 2030 तक। ठीक है, नहीं तो बाद में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। असातिज़ा की अहलियत के लिए TET यानी ठीक है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एनटीए जो यूनिवर्सिटी लेवल पर के ज़रिए किया जाएगा। आगे टीचर के लिए और क्या है, सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर, खिदमत अंजाम देने का माहौल और कल्चर। मतलब ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा कि टीचर ये नहीं कि एक मरतबा आपकी तकर्री हो गई बिल्कुल बैठे हुए हैं। जैसे पहले क्या था, आप जो सरकारी स्कूल थे, प्राइमरी, लोग जाते थे, बातें कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, पढ़ाते नहीं थे। और इसी के साथ बहुत ये चीज़ मशहूर थी कि
लेडीज़ का कि उनकी जो है तकर्री हो जाती, वहाँ जाकर स्वेटर बुनती थी। अब वो सब ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर, एक ऐसा कल्चर होगा कि अगर आप अपने टीचिंग में अच्छा करेंगे तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा, आपको प्रेसिडेंट के ज़रिए यानी सदर जमहूरिया के ज़रिए आपको इनाम दिया जाएगा, इस तरह के ज़रिए आपका इंक्रीमेंट लगाया जाएगा, कुछ आपको गिफ्ट दिया जाएगा ताकि आप अपने फील्ड में अच्छा कर सकें, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी पेशा वाराना तरक्की का सिलसिला, ये नहीं कि आपकी एक मरतबा वही भर्ती हो गई, टीचर बन गए तो आप वहीं बने हुए लकीर के फ़कीर, बल्कि आप अपने अंदर निखार लाएं, यानी नई नई टेक्नोलॉजी को सीखें और अपनी स्किल में जो पढ़ाने की स्किल है उसको डेवलप करें। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका जल्दी प्रमोशन होगा, कुछ ऐसे टेस्ट रखे जाएंगे, आप उसको पास करके आपकी मेरिट बनेगी, आप आगे जमात में आप प्राइमरी के हैं मिडिल में पहुंच गए, मिडिल से हैं आप जो है टीजीटी के बन गए, पीजीटी के टीचर बन गए, इस तरह की चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। ये भी यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टीचरों का होगा। आगे है सीएमपी। सीएमपी क्या है, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, यानी करियर मैनेजमेंट मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि आप टीचर हैं तो टीचर बने रहेंगे, कुछ ऐसा मैनेजमेंट बॉडी बनाई जाएगी, कुछ एग्ज़ाम लेकर के आप उसमें ऑफिसर भी बन सकते हैं, इस तरह का कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी। यानी इम्तियाजी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला असातिज़ा की कोशिश को तस्लीम किया जाएगा। इस करियर मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन के ज़रिए कोई भी आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं उसको तस्लीम एक्सेप्ट किया जाएगा, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा। आगे क्या है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर क्या है, अ कॉमन गाइडिंग सेट ऑफ नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर विल बी डेवलप्ड 2022, इसकी बात की गई है, ठीक है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE अभी तक चल रहा था, यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर जो कि बीएड कॉलेज की को मान्यता देती है, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज के वहाँ से आप परमिशन लेके उससे एफिलिएटेड होते हैं इदारे, वही NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका नाम बदल करके क्या रखा जाएगा, PSSB यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी, किसके अंदर, अंडर द जनरल एजुकेशन काउंसिल। इस सब शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, GEC मतलब जनरल एजुकेशन बॉडी और PSSB यानी प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। ये क्या है, NCTE का नाम बदल करके PSSB रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्लास थोड़ा लंबी हुई, लेकिन हमने पूरा मक्खन निकाल करके आपके सामने पेश कर दिया। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है, और मैंने उर्दू ज़ुबान में पेश करने की कोशिश की है ताकि जो भी तालिब इल्म उर्दू मीडियम के हैं पूरी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें, मुस्तफ़ीज़ हो सकें। उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि ये जो मेरी मेहनत है थोड़ा हमें मोटिवेशन मिले। आपसे एक मशवरा लेंगे कि अब मैं दूसरी वीडियो जो बनाऊंगा, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, वो मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवालात जो अब तक पूछे गए अलग अलग इम्तिहानों में उर्दू में बना करके पेश करूँगा, ताकि किस तरह के सवालात आए हैं, बने हैं या बनने की इम्कानात हैं, उनको बना करके अगली वीडियो में लाऊंगा, ताकि ये सब्जेक्ट इसमें से 10-10, 20-20 सवालात पूछे जाते हैं क्योंकि ये पूरी चीज़ों पर मुनहसिर है, ठीक है। तो आप निज़ाम एकेडमी 22 से जुड़े नहीं तो जुड़ जाएँ, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। आप लोग जम के पढ़िए, मेरी तमन्ना यही है कि आप जल्द से जल्द एक अच्छे टीचर बन के निकले, ठीक है। इसीलिए मैं रमज़ान के महीने में मेहनत करके अलग से बनाया हूँ। रात में आप लोगों का जगने का मामूल है तो आप लोग रमज़ान में भी इसको देख करके अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। सलाम वालेकुम।